आज अपन बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब है कि अकाउंटिंग किस बेस पे की जाए। तो सर कितने बेस होते हैं? बेटा बेसिकली दो बेस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस। कि सर क्या फ़र्क है? जैसे मान लो मैंने 5 तारीख को सेल की, 5 जनवरी को सेल की, पर पैसा मुझे 5 फरवरी को मिला। सुनना, 5 जनवरी को सेल की पर पैसा मुझे 5 फरवरी को मिला। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेल मैं जनवरी में चढ़ाऊंगा या फरवरी में? तो कुछ लोग तो कहेंगे सर जनवरी में सेल हुई, जनवरी में चढ़ाओ, और कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं, पैसा तो फरवरी में मिला, फरवरी में चढ़ाओ। इसी तरह से मैं प्रॉफिट कब मानूं? जनवरी में जब सेल की थी तब मानूं या फरवरी में जब पैसा मिला तब मानूं? तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। यही कन्फ्यूज़न सबके सामने आता है जो भी अकाउंटिंग लाइन में जाते हैं। आप और मैं सब अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की तो चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे, और आगे करी तो और भी अच्छे कुछ बन जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग किस बेस पे होती है। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 2 बेस ऑफ और सेटिंग प्रॉफिट और लॉस। और सेटिंग मतलब तय करना। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस तय करने हैं तो उसके 2 बेसिस होते हैं, वह दोनों बेसिस है, एक तो है कैश बेसिस, एक है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बोला जाता है, मर्केंटाइल वर्ड है, एक मर्केंटाइल बेसिस। ठीक है, 2 बेसिस होते हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में। अब कैश बेसिस हमें क्या कहते हैं, हालांकि मैं बता चुका, फिर भी अंडर दिस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज, ये इज है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड एंड नॉट व्हेन द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिकम्स ड्यू। कहता है कि जब हम पैसा दे देते हैं या मिल जाता है तो एंट्री करनी है। वो किस महीने का था, वो ड्यू कब हुआ, वो नहीं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि मानो एग्जाम्पल है कि सैलरी 7,000 है, वो जनवरी महीने की है और वो फरवरी महीने पे की। तो नाउ द क्वेश्चन है कि जनवरी की सैलरी आप फरवरी में दे रहे हो तो आप उसको रिकॉर्ड कब करोगे? तो कैश बेसिस कहता है कि भैया फरवरी में दिया है तो फरवरी में लिखेंगे, आया तो लिखेंगे, गया तो लिखेंगे, वो किस महीने का है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कैश बेसिस का फंडा ये चलता है। ठीक है, इन्होंने साफ, मैं फिर पढ़ देता हूँ एग्जाम्पल कि अगर सैलरी 7 जनवरी की है और फरवरी में पे की है, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली इन फरवरी। अब ये सही है या गलत है, इस पर मत जवाब। बात यह है कि जो कैश बेसिस को अपनाते हैं, कौन अपनाएगा वो अभी अपन आने वाली वीडियो अभी देखेंगे कंटिन्यू में। पर जो लोगों ने भी एक बार कह दिया कि कैश बेसिस हमारा बेस है, तो वो जब आएगा और जाएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूवल बेसिस पढ़ते हैं। अक्रूवल बेसिस पढ़ना समझना थोड़ा टफ होता है। अंडर दिस हाउएवर रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर रादर देन दे आर पेड। तो इसमें 2 वर्ड आए, एक तो वर्ड आया इनकम या रेवेन्यू और एक आया कॉस्ट या एक्सपेंस। ये कहता है जब होता है तब हम उसे लिखते हैं। जब भी आपका खर्चा या होता है इनकम, हम उसे तब लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी को एक रूम किराए पे दिया, 2 महीने हो गए, किराया नहीं मिला, तो भी अक्रूवल बेसिस उसको इनकम मानेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज ये ड्यू तो हो गया। नहीं मिला वो एक बात अलग है, लेकिन हमने कमा तो लिया। जैसे एक वर्ड, आप अक्रूवल से एक वर्ड निकलेगा अक्रूड, अक्रूवल से एक वर्ड निकलेगा अक्रूड रेंट। व्हेन आई से अक्रूड रेंट, इसका मतलब होता है हमने रेंट कमा तो लिया, मिला नहीं, तो भी अक्रूवल बेसिस उसे रिकॉग्नाइज करेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा। जैसे मान लो मैंने 10,000 का माल कैश बेचा और 5,000 का माल क्रेडिट बेचा, तो ये मेथड जो है वो 15,000 की सेल चढ़ाएगा, 10 की कैश वाली भी चढ़ाएगा और 5 की क्रेडिट वाला भी चढ़ाएगा। दो वो पैसा हमें नहीं मिला, ऑल्दो वो पैसा हमें नहीं मिला, तो भी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। कि सर हम ऐसे ही करते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। आप जब पूरा 11th का अकाउंट्स पढ़ते हैं, आप उसमें अक्रूवल बेसिस ही पढ़ते हैं। कैश बेसिस दुनिया में होता है इसलिए आपको सुनाया जा रहा है, बट हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अक्रूवल बेसिस ही अपनाना है। इट मीन्स इट रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज टेकन इनटू बुक in the time when they are earned rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterprise। हमें कैश कब मिला उससे मतलब नहीं है, वो किस महीने का है उससे मतलब है। सैलरी आपने 4 महीने बाद दी, पर ये सैलरी को चढ़ाएगा किस महीने में? जिस महीने की वो सैलरी है, पेमेंट भले 4 महीने बाद हुई। इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज एक्सपेंस आर मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्नड। कहता है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा सही और उचित मेथड है। जैसे जो 2020 में मान लीजिए अपन खड़े हैं, तो 2020 की इनकम लेंगे और 2020 के हम एक्सपेंस ले लेंगे।
चाहे उन एक्सपेंसेस का पेमेंट हमने 2021 में किया हो, सुनना मेरी बात, थोड़ा मुश्किल है, बट अगर हमने कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट बाद में भी किया है तो भी इस मेथड में तो हम उसे गिनती में ले लेते हैं, उसे अपनी काउंटिंग में ले लेते हैं। लास्ट में जो एग्जांपल लिखा है बहुत टफ है, उसे छोड़ दो आप। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, और आप इस पीपीटी में भले अभी 5 मिनट बोर हुए हो, लेकिन ये थ्योरी आपको कस के याद करनी है। बिल्कुल ये 8 डिफरेंसेस अभी आपके सामने आएंगे, ये 8 के 8 आपको कस के याद करने हैं, फिर 6 तो एग्जाम में लिख के आने ही है। क्या है जी बेटा? डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस, कि सर इन दोनों में डिफरेंस बताओ। और वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि डिफरेंसेस हमेशा याद करने चाहिए। मतलब एक डिफरेंस का क्वेश्चन तैयार करने से बेसिकली 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, आप ये बात जानते भी होंगे। डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी तैयार हो गया, अगर आप उसके लेफ्ट साइड याद रख लो तो फीचर्स ऑफ अक्रूवल बेसिस याद हो गए, और आप राइट साइड याद रख लो तो फीचर्स ऑफ कैश बेसिस याद हो गए, और साथ ही साथ एक क्लियर कट सिचुएशन भी समझ में आती है। इसलिए डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। खैर आ रहे हैं सामने। बेसिस है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अक्रूवल बेसिस कहता है कि कैश ट्रांजेक्शन भी लिखो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी लिखो, नकद सौदा है वो भी लिखो, उधार सौदा है वो भी लिखो। कैश बेसिस क्या कहता है? खाली कैश ट्रांजेक्शन लिखोगा। एक हिंदी वर्ड होता है नकद नारायण। नकद नारायण मतलब नकद ही भगवान है, तो वो केवल नकद नारायण को लिखता है, गांधी जी को लिखता है, कैश देखता है, उधार के ट्रांजेक्शन लिखता ही नहीं है। तो कैश बेसिस, नाम में ही पता लग रहा है कैश बेसिस यानी कैश ट्रांजेक्शन। अक्रूवल बेसिस मतलब जो हो गया वो सब लिखना है। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन्ड करेक्टली ड्यू टू द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। इधर लिखा है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट असर्टेन्ड बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। आपका ये जो अक्रूवल बेसिस है ना, इससे आप सही प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें आप सारे ट्रांजेक्शन लिखोगे। अब कैश बेसिस में आपने आधी बातें तो लिखी नहीं, आधी बातें लिखी है, आधी लिखी नहीं, तो आप उसका सही प्रॉफिट कैसे असर्टेन करोगे, है ना बेटा? तो ये वाली बात बताइए। थर्ड है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। अक्रूवल बेसिस जो होता है, दिस मेथड मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। अगला वैसे वीडियो मैंने उसी के ऊपर बनाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए अपन बिल्डिंग परचेज करते हैं तो वो भारी आइटम है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीन परचेज करते हैं, भारी आइटम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और छोटा मोटा रिपेयर का खर्चा, नौकर को तनख्वाह दी, चाय वाले को पैसे दिए, ये छोटा मोटा होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो अक्रूवल बेसिस में ध्यान रखा जाता है कि कौन सा आइटम कैपिटल नेचर का है और कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। हालांकि मैं डिटेल से अगले वीडियो में ही बात समझ में आएगी। ये मेथड कहता है कि ये कैपिटल और रेवेन्यू में कोई भेदभाव नहीं करता। इसके लिए कैश बेसिस के लिए गधा घोड़ा सब बराबर। बिल्डिंग के लिए पैसा दिया तो भी पैसा गया, रेंट के लिए पैसा दिया तो भी पैसा गया। अभी आप नहीं समझेंगे, लेकिन ये कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स में एक जो भेदभाव होता है, पार्शलिटी होती है, वो नहीं करता। अक्रूवल बेसिस करता है, करना भी चाहिए। लीगल पोजीशन, दिस बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। अभी वैसे कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, 2013। दिस बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर एक्ट। यूँ समझो, एक होता है कंपनीज एक्ट। जितनी भी कंपनीज होती हैं ना दुनिया में क्या इंडिया में, उन सबको कंपनीज एक्ट की माननी पड़ती है। तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि कंपनीज अक्रूवल बेसिस अपनाएंगी। रिपीट, कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनीज को अक्रूवल बेसिस अपनाना होगा और कैश बेसिस के बारे में नहीं लिखती। यानी कंपनी एक्ट, एक्ट यानी कानून, कंपनी एक्ट भी अक्रूवल बेसिस को सही मानता है और वो किसी भी कंपनी को परमिशन नहीं देता कि आप कैश बेसिस को अपनाओ। आपको मैंडेटरी मतलब कंपल्सरीली आपको अक्रूवल बेसिस अपनाना पड़ेगा, यानी इसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है अक्रूवल बेसिस की। चलिए और बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। इन चारों के आप थोड़ा थोड़ा मतलब सुन लो, थोड़ा टफ लग रहा होगा पर सुन लो। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है अगले साल का खर्चा जो हमने अभी दे दिया। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इस साल का खर्चा जो हमने नहीं दिया। अक्रूड इनकम का मतलब होता है हमने कमा ली पर हमको मिल नहीं पाई। इस साल हमने कमा ली पर मिली नहीं, काम कर लिया पैसा नहीं मिला। और एडवांस इनकम में नाम में समझ में आ रहा है कि एडवांस, काम नहीं किया और पैसा मिल गया। ये 4 एडजस्टमेंट होते हैं, इनको क्रेजी 4 बोलते हैं। 4 पागल एडजस्टमेंट होते हैं। इन चारों एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखता है अक्रूवल बेसिस। जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो इन चारों का ध्यान रखता है। वेयर एज
कैश बेसिस इन सब का ध्यान नहीं रखता। अब ध्यान रखते कैसे हैं, नहीं रखते उस पर मत जाओ, आप तो ये समझो कि अक्रूवल बेसिस इन चारों एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखता है और कैश बेसिस इन चारों का ध्यान नहीं रखता। 4 एडजस्टमेंट हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और अनअर्न्ड। टेक्निकल नॉलेज, नो डाउट अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अक्रूवल बेसिस चूंकि थोड़ा भारी सिस्टम है, तो भारी सिस्टम है तो आपको एक एक्सपर्ट चाहिए, टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा चाहिए। कैश बेसिस तो आया राम गया राम है, आया तो लिखो गया तो लिखो, तो उसके लिए आप कोई मीडियोकर लेवल का, ठीक ठाक लेवल का अकाउंटेंट भी पकड़ के लेके आ गए तो कर देगा। अक्रूवल बेसिस में दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एक थोड़ा बंदा चाहिए टेक्निकल नॉलेज वाला, उसमें लेस टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा भी चला जाएगा। अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, 7th पॉइंट है सूटेबिलिटी, कि अक्रूवल बेसिस किसको सूट करेगा। तो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, जितनी भी दुकान हैं, शॉप्स हैं, उन सबको अक्रूवल बेसिस ही अपनाना पड़ेगा। अक्रूवल बेसिस इज सूटेबल फॉर बिजनेस एज इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल, मुश्किल होती हैं, तो और वो अक्रूवल बेसिस से ही निकाली जा सकती हैं, तो अपने को अक्रूवल बेसिस ही सूट करेगा। ये पढ़िए आप, कैश बेसिस इज सूटेबल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोफेशनल सच एज सीए, लॉयर्स एटसेट्रा सिंस दे रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस इंफॉर्मेशन। देखिए, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो धर्म कर्म के काम करते हैं, अच्छे चैरिटेबल काम करते हैं, है ना, वो लोग जो होते हैं, या जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डिग्री होल्डर होते हैं, सीए, लॉयर, डॉक्टर्स वगैरह, ये लोगों के लिए कैश बेसिस ठीक रहता है, क्योंकि अधिकतर वैसे भी काम कैश में करते हैं, आया गया, उधारी का तो काम होता नहीं है। अधिकतर ये लोग कैश बेसिस का काम करते हैं, तो बड़े अकाउंट्स इनको ज़रूरत भी नहीं होती, फीसें आती हैं, खर्चा करते हैं, तो इनका क्या कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड नहीं होते, तो इनके लिए कैश बेसिस ठीक रहता है। अगर ये लोग कैश बेसिस अडॉप्ट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में तो क्या होता है, दुनिया भर के ट्रांजैक्शन होते हैं और वो भी बड़े कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे तो आपको अक्रूवल बेसिस ही सूट करेगा। और लास्ट आ रहा है रिलायबिलिटी, सिंस इट रिकॉर्ड्स कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड दस रिवील्स करेक्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अक्रूवल बेसिस रिलायबल है, रिलायबल है मतलब आप उसको भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजेक्शन लिखोगे। अब सारे ट्रांजेक्शन लिखोगे तो सही पिक्चर सामने आएगी। सही पिक्चर का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सही रिजल्ट सामने आएंगे, सही पिक्चर सामने आएगी, इसलिए अक्रूवल बेसिस मोर रिलायबल है। अब कैश बेसिस में आप आधी बातें लिखते हो, आधी बातें लिखते नहीं हो, तो पिक्चर कैसे समझ में आएगी। मैं आपको आधी बात बताऊँ, आधी बात बताऊँगा नहीं, तो आपको बात समझ में भी नहीं आएगी और आप मेरा भरोसा भी नहीं कर पाओगे। इसी तरह से कैश बेसिस लेस रिलायबल होता है। हमेशा डिफरेंसेस में सारे डिफरेंसेस सुनने और जो अच्छे लग रहे हो वो फिर आपको याद कर लेने चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू। अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। स्टूडेंट्स, अपन अकाउंट बनाना सीखते हैं, ठीक है। अपन कभी सोचोगे अपन अकाउंट्स क्यों बनाते हैं कि सर, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अकाउंट्स बनाने के बहुत सारे पर्पस होते हैं, लेकिन उसमें से जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस कहें वो होता है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का पता करना। भाई, जैसे एक स्टूडेंट होता है, पूरे साल पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम देता है, सोचो उसके बाद उसको मार्कशीट ना दी जाए तो कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं अच्छा किया बुरा किया, पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह अगर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस का पता ना चले, प्रॉफिट एंड लॉस का पता ना चले, रिजल्ट ही पता ना चले, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब रिजल्ट ही ना पता चले, तो फिर अकाउंट्स का क्या सेंस। ओके, मैंने बात कहाँ से शुरू की कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि समवेयर हम प्रॉफिट और लॉस को जानना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या रहा। लेकिन इस प्रॉफिट और लॉस को जानने के 2 तरीके हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ अकाउंटिंग, कि आप अपना जो प्रॉफिट और लॉस है ना, वो कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे तय करोगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके 2 बेस हो सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो एक व्यापारी है, उसने कैश सेल किया 80,000 का और उसने क्रेडिट सेल किया 40,000 का। एक्सपेंसेस जो उसने पेड किए वो हैं 50,000 के,
और एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है वो है 30,000 के, मान लो। ठीक है, मैंने आपको 4 इन्फॉर्मेशन दी। एक बंदे ने कैश सेल की, क्रेडिट सेल की, कुछ एक्सपेंसेस पे किए और कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रह गए। अब मैंने कहा तुम नतीजा निकालो। हो सकता है स्टूडेंट या अकाउंटेंट यूं नतीजा निकाले। वो क्या बोलेगा सर कि देखो सर, सेल से हमारे पास पैसा आया, सेल से हमारे पास पैसा आया और यहां अपन ने 50,000 पे किया, तो उसने क्या कंसीडर किया, 80,000 मेरा सेल है, 50,000 मेरा एक्सपेंस है और 30,000 मेरा प्रॉफिट है। मैंने क्या बोला, अकाउंट्स का मेन काम होता है प्रॉफिट निकालना। तो उसने प्रॉफिट निकाला 30,000 रुपये और एक बार के लिए सही निकाला, लेकिन जब उसने निकाला तो उसने कैश बेसिस अकाउंटिंग की है। जिसने भी ये रिजल्ट निकाला है उसने कैश बेसिस अकाउंटिंग की है। अब अकाउंटेंटों का जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि सेल 80,000 की है और ये 40,000 की भी तो सेल है। तो किसी ने उसको आर्ग्यू किया कि ये पैसा तो मिला ही नहीं। बोले पैसा मिला या ना मिला क्या होता है, पैसा मिलेगा तो सही। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो सेल है उसे 1,20,000 मानना चाहिए और एक्सपेंसेस चाहे हमने पे कर दिए और चाहे पे नहीं किए, एक्सपेंसेस हमें 80,000 लेने चाहिए। और इस तरह से उसने नतीजा निकाला 40,000। यानी जो दूसरा ग्रुप था अकाउंटेंट्स का, उनका ये कहना है कि जो हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब इनकम, हिंदी में बोलते हैं राजस्व, हमारी जो रेवेन्यू है वो है 1,20,000 और हमारा जो एक्सपेंस है, वेदर हमने चाहे चुकाया चाहे नहीं चुकाया, वो 80,000 है और हमारा रिजल्ट है 40,000। अब आप देखो, एक ही स्टूडेंट की मार्कशीट आई और 2 अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है हमको लगे कि सर ये वाले ग्रुप ने जो निकाला वो ज़्यादा सही है या ये वाले ग्रुप ने जो निकाला वो ज़्यादा सही है। खैर मैं तुम्हें रिजल्ट बता देता हूँ, इस वाले ग्रुप ने जो निकाला है वो ज़्यादा सही माना जाता है, ज़्यादा साइंटिफिक है, वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं एक्रूअल, अक्रूअल सिस्टम। इसी सिस्टम का एक और नाम है मर्केंटाइल सिस्टम। कि सर ये क्या सिस्टम था, बहुत सिंपल, ये था कैश सिस्टम। यू कैन से कैश सिस्टम और कैश बेसिस, और ये जो सिस्टम है वो है अक्रूअल बेसिस। ठीक है, पीपीटी स्लाइड में आप इन दोनों का अंतर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देख लेंगे। ये मैंने एक बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल से आपको बताया। अब इसी क्वेश्चन को, अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। यहां पढ़ते जाइए। लिखा है विजय, अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 अर्नड 4 लाख रुपी। विजय जो कि एक कंसल्टेंट है, लोगों की काउंसलिंग करता है, लोगों को एडवाइस देता है, कोई प्रोफेशनल पर्सन है। उसका कहना है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 ही अर्नड 4 लाख रुपी, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 350,000। अब आप कमाल देखिएगा, इसने जो एडवाइस किया लोगों को या जो काम किया वो था 4 लाख का, लेकिन उसे 3.5 लाख ही मिले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने फीस जो उसने बताई ना मुझे बातें, उसके बेस पे मैंने लिखा एक तो फीस रिसीव्ड 3.5 लाख और एक और वर्ड लिखा मैंने फीस एक्रूड, फीस एक्रूड, और वहाँ बेटा मैंने लिखा 50,000। कि सर एक्रूड मीन्स, एक्रूड का मतलब होता है बेटा अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अर्न कर लिया, कमा लिया, लेकिन मिला नहीं। ये तो हुआ इसकी फीस के बारे में। और सुनिएगा, ही incurred an expense of 170,000 out of which 40,000 are outstanding. He incurred मतलब करना या होना, उसने किया है खर्चा कितने का, 170,000 का, आउट ऑफ विच का मतलब है जिसमें से 1,70,000 का खर्चा किया, जिसमें से 40,000 आउटस्टैंडिंग। अब अगर मैं यहां पे लिखूं एक्सपेंसेस पेड और इसके नीचे लिखूं एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो इसके 40,000 के खर्चे तो हैं आउटस्टैंडिंग आराम से, और इसके 130,000 का खर्चा है पेड, 130 पेड और 40,000 आउटस्टैंडिंग। ठीक है, चलो। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इनकर्ड हो गया बट नॉट
पेड, खर्चा जो हो गया पर जिसका पेमेंट नहीं हुआ। अब और भी कुछ कहना चाहता है, He also received consultancy fee relating to previous year 45,000 and also paid 20,000 expense of last year। अब इसके पास एक इंफॉर्मेशन और है, यहाँ पे मैं इस इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिखा मैंने received LY, LY मतलब लास्ट ईयर, इसको रिसीव हुआ है 45,000 रुपया फॉर लास्ट ईयर। जैसे अभी अपना ईयर चल रहा है 2021, तो इससे पहले रहा होगा 2019-20। तो पिछले साल में से हमें 45,000 मिला और इसी तरह से हमने पिछले साल के लिए 20,000 पे किया। किसन हमें समझ नहीं आता, बहुत आराम से बात करते हैं। अब पहले मैं आपको कैश बेसिस समझाता हूँ, ठीक है? तब तक मैं बोलता रहूँगा जब तक आपको समझ ना आ जाए। कैश बेसिस क्या कहता है? जो आया उसको देखो, जो आया उसको देखो। तो 3.5 लाख तो मेरे पास ये आया, 3.5 लाख तो मेरे पास ये वाला आया फॉर करंट ईयर, और 45,000 रुपये मेरे पास आया ये वाला फॉर लास्ट ईयर। हमें मिला अभी है ये पुराना और मिला अभी है। तो हमें कैश बेसिस पे 3.5 लाख रुपए और 45,000 रुपये, हमें कुल मिला के 395,000 मिला। ये मैंने वर्ड लिखा फीस रिसीव्ड। मुझे जो फीस मिली है ना बेटा वो है 395। अब एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस में हमने 130,000 पे किया फॉर करंट ईयर और 20,000 पे किया फॉर लास्ट ईयर। तो हमने टोटल 150,000 पे किया, ठीक है? अब 395 और 150 का जो गैप होता है वो होता है 245। ये 245 जो आ गया, ये आ गया बेटा आपका प्रॉफिट। एक बात आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन हो चाहे अकाउंटेंसी या कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत सारे आंकड़े दिए हुए होते हैं, बहुत सारे फिगर्स दिए होते हैं। अपने को कौन से फिगर लेने? जो अपने काम के हैं, ठीक है? रसोई में मम्मी जी खाना बनाती हैं, रसोई में 100 आइटमें होती हैं, तो सारी चीज़ें मिला उठा के यूज़ नहीं कर लेती। जो चीज़ चाहिए बनानी है उसी हिसाब से यूज़ करती हैं। अब आप समझो इस बात से, कैश बेसिस का दिमाग क्या चलता है? कैश पे आया आया आया, गया गया गया। तो हमारे पास जो फीस आई है इस साल की और जो फीस आई है पिछले साल की, वो तो हमारे पास हो गई इनकमिंग, सिंपली इनकमिंग 395, और जो आउटगोइंग है, जो हमने पे किया है फॉर दिस ईयर एंड फॉर द लास्ट ईयर, वो हो गया आउटगोइंग, और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। बात हो गई खत्म। वर्सेस, इसके वर्सेस में जो दूसरा सिस्टम है उसका नाम है एक्रूअल बेसिस, ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल बेसिस। ये कहता है देखो जी, हमें जो फीस मिली हम उसे भी लिखेंगे और जो फीस बाकी रह गई वो भी लिखेंगे, और जो पिछले साल की फीस है उसे हम नहीं लिखेंगे। सोचने का तरीका बदल गया। जो फीस मिली वो भी लिखेंगे, जो फीस मिलेगी वो भी लिखेंगे। तो हमारी इनकम हो गई 4 लाख की, और हमारे जो एक्सपेंस हैं 130 जो हमने पे कर दिए हम वो भी लिखेंगे, जो बाकी हैं हम वो भी लिखेंगे, लेकिन जो लास्ट ईयर का मैटर है वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का मैटर लास्ट ईयर में हो चुका। तो 170, तो इस तरह से ये बोलेंगे 170 का एक्सपेंस, और रिजल्ट में आया है 230,000 का ये जो गैप है ये है हमारी इनकम। कि सर हम क्या सीख रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रॉफिट पता करने के लिए 2 तरह के बेस होते हैं। एक होता है कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है अक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग केवल कैश को देखता है, उसी से रिजल्ट निकालता है। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग केवल करंट ईयर को देखता है, पुराने मैटर को नहीं देखता, और वो उस तरह से नतीजा निकालता है। अभी अपन एक क्वेश्चन और करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया है। आज के लेक्चर में अपन क्या सीख रहे हैं कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। तो उसका एक जवाब ये होता है
अपना प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए। लेकिन जब आप प्रॉफिट और लॉस पता करने के रास्ते पे जाएंगे तो आपको दो बेसिस में से एक बेस को सेलेक्ट करना होगा। या तो आप कैश बेसिस को सेलेक्ट कीजिएगा। कैश बेसिस का सिंपल मतलब है कैश आएगा तो रिकॉर्डिंग होगी, कैश जाएगा तो रिकॉर्डिंग होगी। जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है, जो चीज़ बाकी रह गई उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सिस्टम आपको मिलेगा एक्रूअल बेसिस। ये बेसिस कहता है कि हर वो चीज़ जो हुई है बिज़नेस में, हर वो चीज़ जो बिज़नेस में हुई है वो रिकॉर्ड होगी, चाहे वो कैश पे है, चाहे क्रेडिट पे है, मिल गया है तो भी रिकॉर्ड होगी और बाकी है तो भी रिकॉर्ड होगी। इसी से एक प्रॉब्लम हमारे सामने आता है और ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मिस्टर विनोद। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 विनोद हैड कैश सेल 390,000 एंड क्रेडिट सेल 160,000। चलो मैं इसके आंकड़े लिखता हूँ। कैश सेल है 390,000, इतनी सेल आप अच्छे से समझते हैं। हमने सेल की और पैसा मिला, कैश सेल। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का सिंपली मतलब होता है हमने सेल तो की लेकिन हमें पैसा नहीं मिला। और इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि इसने जो टोटल सेल की है, दोनों को मिला दें तो वो 5,50,000 की सेल की है। ठीक है, और सुनिएगा, हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 270,000 आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। अब इसका ये कहना है कि एक्सपेंसेस पेड आउटस्टैंडिंग टोटल, इसका ये कहना है कि इसका खर्चा जो हुआ वो 270,000 का था, जिसमें से 80,000 बाकी है। थोड़ा सा आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना कि क्या आपको दे रखा है। इसका टोटल खर्चा 2,70,000 का था, जिसमें से 80,000 बाकी है और 190,000 पे हो चुका है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब अगर मानिए कि मैं कैश बेसिस को अपनाता हूं, अगर मैं अकाउंटेंट हूं और रिजल्ट मैं कैश के बेस पे निकालना चाहता हूं, तो मैं केवल इस वाली सेल को लूंगा जो कि है मेरी कैश सेल। ओनली आई विल कंसीडर कैश सेल एंड ओनली एक्सपेंसेस दोज आर पेड। केवल वही खर्चे मैं लूंगा जो पेड हो गए और इसके बेस पे मैंने 2 लाख का नतीजा निकाला। मेरा ये कहना है, मेरा ये लॉजिक है कि 190 हमारे गए और 390 हमारे पास आए, तो हमने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये 2 लाख रुपए हमारी इनकम है, ये 2 लाख हमारा प्रॉफिट है। वर्सेस जो एक्रूअल बेसिस है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं उपार्जन आधार। उपार्जन आधार वो ये कहता है कि हम सेल लेंगे 5,50,000 की, कुछ पैसा हमें मिल चुका है और कुछ पैसा हमें डेटर से मिलेगा। इनका लॉजिक ये होता है कि बिजनेस हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, बिजनेस हम इनफाइनाइट पीरियड के लिए करते हैं, बिजनेस हम कोई 2-4 साल के लिए नहीं करते, बिजनेस हम जन्मों जन्म के लिए करते हैं। तो ये पैसा भी हमें कंसीडर करना चाहिए जो हमें मिलेगा, तो टोटल सेल लेनी चाहिए। और एक्सपेंसेस भी अपने को टोटल लेने चाहिए, चाहे पेड हों चाहे अनपेड हों, हमें टोटल खर्चा लेना चाहिए विच इज़ 270,000। और इसके बाद जो गैप आती है 280,000, वो 280,000 कहलाएगा हमारा प्रॉफिट या 280,000 कहलाएगा हमारा इनकम। ठीक है, तो नतीजे अलग अलग आ रहे हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये उठेगा कि कौन सा तरीका रिलायबल है, कौन से तरीके पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, कौन सा रिजल्ट ज़्यादा सही है। मान लो एक ही पेशेंट की 2 रिपोर्टें आ रही है तो हम किस पे भरोसा करें। तो अगर 2 ये रिपोर्टें आ रही हैं तो दिस रिपोर्ट इज़ मच बेटर। अभी पीपीटी स्लाइड में आप सुनेंगे कि क्यों ये इससे बहुत बेहतर है, पर ये रिज़ल्ट ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा सही रिज़ल्ट है। ठीक है, वीडियो अपने को हमेशा की तरह 2 बार देखनी है। ईजी सा क्वेश्चन खत्म हो गया है।